हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 11th सीबीएसई का चैप्टर 8 जो है स्मॉल बिजनेस और एंड एंटरप्राइजेस। पहले बता दूं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस छोटे छोटे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें बनाई हुई है। इस चैप्टर में बस उसकी बातें हुई हैं और ये बताया गया है कि कैसे एंटरप्रेन्योर लेवल पे और आगे बढ़े लोग बढ़े। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पूरा रिस्क लेते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़े। रीज़न और पर्पस इनका सिर्फ एक है कि बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेंगे, नई कॉर्पोरेट्स आएंगी, बड़ी कंपनीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्हें फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलने का एक सहारा मिलेगा और इससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो इन सबको बचाने के लिए, चलाने के लिए कुछ स्कीम बनाई गई है। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस हैं कौन से और इनके दायरे क्या हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को अगर देते रहेगी फैसिलिटीज तो ये दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत तब हो जाती है कि भाई जब बहुत सारे लोग जिनको फायदा नहीं चाहिए तब भी वो आ जाते हैं गवर्नमेंट से फायदे मांगने कि हम स्मॉल बिजनेस में आते हैं, हमें फायदे दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि कौन से छोटे बिजनेस होते हैं वाकई इन्हें फायदा देना चाहिए गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो छोटे छोटे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इंप्रूव किए जाते हैं स्किल्स और नॉलेज, ताकि आप कुछ कर सकें, नया अपना बिजनेस चला सकें या अपने कदमों पे खड़े हो सकें, ताकि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। इंटरप्रेन्योरशिप जनरल तौर पे अगर बोलूं तो एक आइडिया लेकर आने वाला इंसान। जैसे टाटा की सोच के पीछे जमशेदजी टाटा थे। जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले देखा कि भैया इंडिया के बाहर से स्टील खरीदा जा रहा है। वो देख रहे थे कि लोगों को यहाँ पे, इंडिया के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इस जो ये दिक्कत थी, इस दिक्कत को क्या किया, बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने एक जमशेदजी टाटा स्टील लगाया, जिसमें स्टील प्लांट बनाने के बाद उन्होंने अपने ही देश में स्टील बनाने की कोशिश करी और उन्होंने प्रॉपर क्या किया, एक बड़ा फैक्ट्री सेटअप किया जिनके नाम पर एक जमशेदपुर पूरी की पूरी सिटी है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर सिटी जो है इन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है। जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा को सबसे पहले स्टार्ट किया, जो बिजनेस लेवल पे लेकर आए। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस ट्रांसफर होता गया। इनने सारा रिस्क उठाया, नए आइडियाज लगाए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लगाए, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। इसलिए इनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इसी को मानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है, जिसने पूरा रिस्क उठाया है, जिसने अपने आइडियाज से चीजों को बदला है। आगे देखते हैं। भैया हम कैसे मानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप सही है? देखो, अगर लीगल तरीके से चल रही है, लॉफुल तरीके से चल रही है, कुछ इनोवेशन कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही है और रिस्क आपने पूरा लिया हुआ है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप, गवर्नमेंट आपको जिस चीज के लिए अलाउ नहीं करती आप वो कर रहे हैं, तो भाई ये एक लीगल तरीका है, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत है, आपको हो सकता पकड़ा भी जाएगा, जेल में भी डाला जाएगा, फाइन भी लगेगा। नीड क्या है एंटरप्रेन्योर्स की? सबसे पहले तो आप बोलें जीडीपी जो बढ़ता है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इन सब से हमारी जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ना हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इकोनॉमी उसी पे स्टेबल है। आपके यहाँ जो रोजगार मिलता है, लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ इस पे बेस्ड है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, आप अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, हमारे कैपिटल जो हमारे इंडिया को भी सपोर्ट हो रहा है उसी से, क्योंकि टैक्सेस वगैरह पे हो रहे हैं, तो हाँ इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़े और इकोनॉमी हमारी बूम करे। आगे तो भैया स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप कुछ अलग नहीं है। स्टार्टअप एक नया दायरा बनाया, नई नई चीजें बनाई गई जिसमें बताया गया कि भैया अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम या हमारी नीड पर काम करके एक बिजनेस बना देता है और उस बिजनेस को हम किसी तरीके से देखें कि भैया एक नया बड़ा मॉडल तैयार हो सकता है जिससे बहुत बड़े लेवल पे हमें कैपिटल देखने को मिलेगा, बहुत पैसा लगा है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, उससे बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, बहुत सारे प्रॉफिट होने के बाद आफ्टर टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये सारी चीजें देखने के लिए स्टार्टअप हम तैयार करते हैं। स्टार्टअप आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप, नए नए बच्चे नए नए कॉलेज में जाकर कुछ कुछ नए नए प्रोजेक्ट बनाकर नई चीजें चालू कर रहे हैं। नए बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, सारी चीजों को वो स्टार्टअप मानते हैं जो कुछ नया है। तो भैया वे ऑफ फंडिंग कहां से मिलेगी इनको पैसे? तो सबसे पहले बोले तो पहले तो बूट, बेसिकली आप बोलते हो कि अगर आप बूट स्ट्रैपिंग बोलता है कि आपके पास जितना पैसा है आप उसके थ्रू पे बिजनेस कर लीजिए, या बोलता है क्राउड फंडिंग कि लोगों को अपनी प्लान के बारे में बताइए और उनको बोलिए कि हमारे फंड पे, हमारे लिए फंड दीजिए और हमें इन्वेस्ट करिए ताकि हम आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाए, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छा मॉडल बताइए। एंजल इन्वेस्टर, या फिर आप गिने चुने बड़े लोगों को पकड़िए जो हमारे यहाँ पहले से बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पकड़िए, उनसे बोलिए कि आप हमें पे कर दीजिए। तो इनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में काफी फेमस वर्ड है ये। इसमें अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को फंडिंग कर देती है कि भैया हम आपको फंडिंग कर रहे हैं, आप बनाइए अपना बड़ा प्लान, तो इससे क्या होगा, उनका भी अपना ओनरशिप राइट आ जाएगा एक कुछ परसेंट का, और आप तो अपने ओनर हो ही अपने बिजनेस के, प्लस आप जो भी काम करके देंगे।
वेंचर कैपिटल, आप अगर कुछ लोगों के साथ जुड़ जाएं, कुछ कंपनियों के साथ जुड़ जाएं और उसके बाद जुड़ने के बाद वो बिजनेस को फंडिंग मिल जाए और फिर आप क्या करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस, और आप अभी एनएफबीसी भी आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कई बार आपको फाइनेंस कर देती है। अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है, आइडियाज अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का दूसरा तरीका है कि वो आपको सब्सिडी बस माफ करेगी और बाकी पैसे आपसे लेगी, और हो सकता है विथ इंटरेस्ट लेगी। आगे इंटेलेक्चुअल की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझे तो ये वैसे दिमागी रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब एक ऐसी चीज है जो वैल्यू तो रखती है, लेकिन वो है क्या, उसमें हम बोलेंगे कि दिमाग से सोची हुई प्रॉपर्टी है जिसकी एक वैल्यू है। ये किसी भी चीज की गुडविल हो सकती है, किसी का पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, किसी भी चीज में जो आपने रजिस्टर्ड करा रखा है और उसकी एक वैल्यू है। सपोज करें मैं बोलूं कि आज एप्पल है, एप्पल एक नॉर्मल फोन बनाता है, लेकिन एप्पल का जो एक लोगो है, वो लोगो जो है वो क्या है, वो बोलता है कि भाई ये एक हमारा ट्रेडमार्क है। और आप अगर एप्पल की वैल्यूएशन करोगे तो उसकी एसेट और लायबिलिटी देखकर उसकी जो वैल्यूएशन निकलती है, तो वो बोलेगा भाई इतनी तो मेरी वैल्यूएशन है। लेकिन इसके बाद एड ऑन करो मेरी गुडविल का, जो मैंने मार्केट में अपना नाम बनाया, जो मैंने उस लोगो को जो बनाया, इसका एक अलग पहचान है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यूएशन गुडविल को भी जोड़ी जाए। तो गुडविल एक वैल्यू क्रिएट करता है जिसकी एक कीमत है। तो हो सकता है आप एप्पल कंपनी बोल रहे हैं कि अगर एप्पल कंपनी कल को बिकती है, तो एप्पल कंपनी की उसकी एसेट वैट और सारी वैल्यूज निकालने के बाद, जो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू निकालने के बाद, अगर आप बोलोगे उसकी एक गुडविल है, तो वो गुडविल की जो वैल्यू है वो भी कंसिडर की जाएगी। इसलिए क्योंकि आप गुडविल, आप उसको कैसे समझेंगे भाई, वो तो सिर्फ एक चीज है जो आपके दिमाग में है कि हाँ उसने अपना नाम बनाया हुआ है, तो वो नाम बनाने का वो पैसा मांग रही है आपसे, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया इसकी भी एक वैल्यू होती है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब समझने के लिए आपको मतलब 11th स्टैंडर्ड में वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये जनरल मीनिंग बस पूछते हैं। ट्रेडमार्क बिजनेस का जो मार्क है, आप जो भी यूज करते हैं वो होता है। मर्सिडीज का जैसे तीन, आप बोलते हो कि भैया मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज में अपन देखते हैं ऐसे तीन तरीके से तीन रॉड्स ऐसे निकली हुई हैं, ये मर्सिडीज का साइन है। अगर किसी की बात करते हैं जो भी ऐसे मतलब अपने लोगो या कुछ ऐसे यूज करता है, उस पर ट्रेडमार्क ले सकता है, मतलब कि ये मेरा मार्क है और अब ये कोई और यूज नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू। कॉपीराइट लेना मतलब आप कोई गाना वगैरह बनाते हैं या कोई अगर गाना लिखा है या कुछ है, तो आप उस पर कॉपीराइट ले सकते हैं कि भैया मैं इस पर कॉपीराइट ले रहा हूँ, ये मेरा है। आप ये गाना मतलब मार्केट में अगर कोई और यूज करना चाहता है तो पहले मुझसे परमिशन ले या मुझे इसके बदले में कुछ पे करे, फिर मैं आपको मतलब ये यूज करने दूंगा। पेटेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, मतलब आप कोई डिज़ाइन या कोई ऐसी चीज़ पे जो पेटेंट करवा लें कि भैया ये मैंने एक मॉडल बनाया है, जो भी है आपने जो गाड़ी का मॉडल बनाया है या बनाया है, आप बोल रहे हैं कि भैया इसको मैं पेटेंट करा रहा हूँ अपने नाम पर, ताकि कल को अगर कोई और इस मॉडल को यूज़ करता है तो मैं उसको रोक सकूँ लीगल तरीके से कि भाई मैंने पहले से इस पर पेटेंट करवा रखा है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपसे ये पूछेंगे तो वैसे बेसिकली क्वेश्चन दो ऐसे होते हैं, कैटेगरी ऑफ दो, अगर टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज बता सकते हो, कॉपीराइट बता सकते हो, इतना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई, यही है जो हमारे लिए बोल रहा था कि भैया ये गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है, एडवाइस सर्विस देती है। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया किया है। ये बोलते हैं कि भाई हम छोटे बिजनेस की हेल्प करेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि मैं छोटे बिजनेस की हेल्प करूंगी, तो जितने बड़े बिजनेस हैं वो भी क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ, हम भी छोटे हैं, हम भी छोटे हैं, हम भी छोटे। तो भाई ये पता कैसे लगाएं कि ये छोटा बिजनेस है या नहीं है? तो पता लगाने का इन्होंने एक तरीका बताया। इन्होंने बोला देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इन्होंने बोला कि हम आपको तीन कैटेगरी में बांटते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर माइक्रो मतलब बहुत छोटी कंपनी है, तो आपकी कंपनी में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपके यहाँ जो लगी है प्लांट्स और मशीनरी, उसका वैल्यूएशन 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये पहला केस। इन्होंने बोला कि 50 लाख से ज्यादा का अगर नहीं होगा तो हम मानेंगे कि आप माइक्रो इंडस्ट्री में आते हो। फिर सेकंड होता है कि स्मॉल इंडस्ट्री। अगर आप बोलते हो कि मैं स्मॉल इंडस्ट्री, तो मतलब 50 लाख से तो ज्यादा के आपने प्लांट और मशीनरी लगाए हैं, और लेकिन 10 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ के अंदर, तो आप स्मॉल हो। आपको मैं बता दूं 2006 में ये रूल कुछ और बना हुआ था, और 2015 के बाद से ये रूल बदल गया। कुछ बुक्स में अभी भी पुराना वाला दिया होगा, तो प्लीज बच्चों ध्यान रखिएगा, नया वाला रूल्स आप फॉलो करिएगा। आपकी बुक में अगर गलत दिया है या पुरानी प्रिंट है या कोई पुरानी बुक है, तो उसमें ध्यान रखिएगा ये रूल्स बदल चुके हैं। तो ये मैंने आपको दोनों दिखाए ताकि आपको पता चले कि ये नए वाला क्या है, पुराना वाला क्या है। ठीक है। फिर आता है कि भैया मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आप बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जहां पर प्लांट होगी, मशीनरी होंगी, जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट लगाया, वहां पर 10 करोड़ से ज्यादा और 30 करोड़ के अंदर,
30 करोड़ से ऊपर गए तो आप इसके अंदर नहीं आओगे, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाई हुई है। तो अगर 30 करोड़ तक में आपने बनाया तो आप मीडियम कहलाओगे। ये 3 क्राइटेरिया। इसी तरीके से सर्विस के सेक्टर के अलग बनाए, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग देखी, मैन्युफैक्चरिंग में बेटा गुड्स वगैरह बनते हैं, तो गुड्स बनते हैं तो सीधी बात है प्लांट मशीनरी लगाने की जगह होगी, जमीन होगी, इसलिए उसकी जो अमाउंट भी है वो थोड़े बढ़कर बताए गए। लेकिन सर्विस सेक्टर को इतने पैसे की जरूरत नहीं होती। सर्विस सेक्टर लाइक अगर मैं एक आईटी कंपनी खोल रहा हूँ तो आईटी कंपनी में एक छोटे से कमरे में किसी भी लोकल एरिया में किसी भी बिल्डिंग में अपन एक रेंट पे लेके जगह बहुत सारे कंप्यूटर लेकर बहुत सारी इंटरनेट फैसिलिटीज देकर और लोगों को रखकर आराम से काम कर सकता हूँ। तो छोटी सी जगह से भी मैं अच्छा खासा टर्नओवर बना सकता हूँ। तो इन्होंने इसके लिए जो लिमिट रखी है वो कम रखी है। अगर आप कंपेयर करोगे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की तो सर्विस की कम है। इसी वजह से तो इसमें बोला कि भैया माइक्रो होगी तो आपका 20 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए पूरे इक्विपमेंट्स में। मतलब जो भी आप सर्विस सेक्टर के इक्विपमेंट लगा रहे हो, एसी, आपने लैपटॉप या कोई भी चीज ऐसी जो आपने करी वो सर्विस सेक्टर में जो आप यूज करने वाले हो सर्विस देने के लिए। फिर स्मॉल के अंदर कौन सी आएगी, जो 20 लाख से ऊपर होगी और 5 करोड़ के अंदर होगी वो स्मॉल में आएगी। और मीडियम के अंदर वो होगी जो 5 करोड़ से ऊपर के इक्विपमेंट्स लगे हैं लेकिन 15 करोड़ के अंदर लगे तो उनको मीडियम है। तो 15 करोड़ तक की कंपनी को ये लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेगा, वही जो हमने MSME जो हम अभी देख रहे हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए इन्होंने बनाया। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्लियर हो गया। फिर से बोल रहा हूँ 2006 के जो ग्राफ्स हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपकी बुक में पुराना छपा है तो उस पर इग्नोर करिए, क्योंकि 2015 का आपको यूज करना होगा जो आपकी रिसेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि भैया स्मॉल बिजनेस और भी टाइप के होते हैं कि हाँ बिल्कुल, विलेज इंडस्ट्रीज जो गाँव में है उनको बोलता है, और कॉटेज इंडस्ट्री जो हाँ ये पूरी पिछड़े जगहों पे हैं जिनको बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। फिर उन्होंने बोला क्या काम करते हैं ये लोग, देखिए क्योंकि अगर आप स्मॉल बिजनेस की बात करें उसके अपने खुद अलग फायदे हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर्सनल टच लोगों से बना रहता है, लेबर बड़ी सस्ती मिलती है, लोकल एरिया में चालू हो जाता है, कैपिटल कम लगती है और बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि सीधी सी बात है बहुत बड़ी कंपनी है तो डिसीजन के लिए बोर्ड ऑफ मीटिंग वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं। इन्होंने एक बात बोली कि भैया आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है इनके लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है। बेसिकली सिर्फ दो हैं, आपको याद रखना है कि अगर वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया का बना, वो कैसे बना, पहला तो उसे बोला मिनिस्ट्री। हमने एक मिनिस्टर सिस्टम बनाया कि भैया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक मिनिस्टर्स होंगे जो इसको हैंडल करेंगे पूरा। और दूसरा बनाया एग्रीकल्चर, एग्रो और रूरल इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड इंडस्ट्रीज। तो ये इनके लिए अलग बना है कि भैया एग्रीकल्चर को और रूरल इनको एरियाज को डेवलप करने के लिए इनके लिए एक अलग मिनिस्टर। हमने मिनिस्टर बनाकर दोनों को काम बांट दिया कि दोनों अलग अलग मिनिस्टर क्या करेंगे, अपने अपने काम के दायरे को देखेंगे और काम करेंगे। ये हमने काम डिवाइड कर दिया कि अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का काम है तो उसका एक अलग मिनिस्टर है हमारे इंडिया का जो ये संभालेगा, और एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा तो उसका एक अलग मिनिस्टर है। तो हम नेताजी लोग ने बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम बनाया कि आपके काम भैया आपको पता रहे, ताकि कल को ये ना बोलना कि हमारे को ये नहीं पता था, ये हमको करना था, हमें नहीं पता था, तो तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि भाई और जो स्मॉल बिजनेस है इनके आने से हमें क्या फायदा हो रहा है। भैया देखो आप जो स्मॉल बिजनेस है आप ज्यादातर माल एक्सपोर्ट करते हैं, इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये सब बातें तो बहुत नॉर्मल है, आपको बार बार ही आती है, रिपीट होती है, तो आप ये चाहें तो एक आध बार याद करके 2-3 पॉइंट याद रखें, बहुत है। आपको ये बोलते हैं कि भैया बैलेंस बनाते हैं रीजनल और डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने की, मतलब ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने, लो कॉस्ट में काम हो, डिसीजन जल्दी हो, ये सारी चीजों का फायदा है। अगर आपसे बोलते हैं कि यही चीज कि भैया स्मॉल बिजनेस के रूरल इंडिया पे क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप बिल्कुल सेम आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आंसर्स हैं, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो भी आप, अगर ये बिजनेसमैन ने इंडिया को क्या दिया, स्मॉल बिजनेस ने, या स्मॉल बिजनेस ने रूरल इंडिया को क्या दिया, तो सेम ही आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या है स्मॉल बिजनेस की, सबसे पहले तो भाई सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि उनको फाइनेंस नहीं मिलता, उनको पैसे जल्दी नहीं मिलते, रॉ मटेरियल नहीं मिलता, शॉर्टेज होती है रॉ मटेरियल की, मैनेजरल स्किल्स वाले लोग नहीं मिलते, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते, दिक्कत होती है। इनकॉपरेशन अगर आप बात करेंगे तो इनकम्पिटेंट लेबर, इनकम्पिटेंट लेबर मतलब कि समझदार लेबर नहीं मिलती है, पढ़ी लिखी लेबर नहीं मिलती है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, क्वालिटी इनकी हमेशा डिफर कर जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिले, आइडल कैपेसिटी, मतलब ये लोग बोलते हैं अपनी पूरी कैपेसिटी का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, जितनी इनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो कर सकते हैं लेकिन उतना वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास तरीके नहीं है काम करने के। फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और सिकनेस का भी प्रॉब्लम भी है, और फिर उसके बाद ग्लोबल कंपटीशन इनको बीट कर देता है, इसलिए छोटे बिजनेस को ये सारी दिक्कतें होती है फेस करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पहले बता दूं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जिसको हम NSIC बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है जिसको हम DICS बोलते हैं। आपको बता दूं नेशनल लेवल पे जो है
वो बताता है कि पूरे इंडिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं इन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की वो ये देखता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने डिस्ट्रिक्ट बांटे गए हैं, जिले बांटे गए हैं, वो जैसे कि एमपी में अगर आप बोलोगे भैया जबलपुर, जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस लेवल पे एक इंचार्ज बना दिया गया, वो देखेगा डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम कि पानी है कि नहीं है, आपके खेतों में क्या आपको सुविधा चाहिए, आपके घर तक पानी आने के लिए क्या चाहिए, कहाँ बोरवेल लगाना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको ला कर देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और नेशनल लेवल पे वो लोग देखेंगे दूर दूर लेवल पे जो किसी के डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आते लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है, तो गवर्नमेंट वहां पर आपको सपोर्ट करेगा। और अगर इंडस्ट्रियल सपोर्ट की बात करें तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो एक ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। इसको लेकर ही क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। बाकी सबको मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि भैया ये जो आपके शॉर्ट फॉर्म है ये आपको याद रखने हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे इसके बारे में फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जनरल तौर पे क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन फिर भी एक बार रीड करने में क्या हर्ज है। ये बोलते हैं कि देखिए पहला आपने जो पढ़ा वो नाबार्ड के बारे में, वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में है, और दूसरा जो है रूरल स्मॉल बिजनेस को डेवलपमेंट के बारे में है, तीसरा डेवलपमेंट हर जगह लगेगा, ठीक है, तीसरा जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में जो बैंक देगा आपको, और चौथा जो है वो अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाने के में हेल्प करेगा, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है तो आपको एडवाइस देकर उसे ऑर्गेनाइज बनाएगा। फिर पांचवा रूरल और जो वुमेन्स और रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। फिर वर्ल्ड एसोसिएशन बनाएगी जो स्मॉल बिजनेस को हेल्प करेगी, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से ये लोग कनेक्शन लेते हैं और बोलते हैं कि भैया पूरे वर्ल्ड से आपको पैसा आकर मिलता है, तब जाकर आप ये काम कर पाते हो। मतलब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है छोटे बिजनेस को। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस को बचाने के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने बिजनेस हमारे चल रहे हैं, टोकनी बनाना, कुछ हाथों से बनाना, कुछ भी ऐसी चीजें, तो इन लोगों का बिजनेस भी चलता रहे, दिए बनाना, इन लोगों का काम भी चलता रहे, तो इनको प्रमोट करने के लिए भी कुछ बनाए गए हैं रूल्स। फिर आगे रूरल और बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज के लिए हमने कुछ अलग कानून बनाए। ये नॉर्मल है कि भैया रूरल मतलब गांव देहात, बैकवर्ड एरिया जो बोला गया कि भैया यहाँ पर अभी शहर से बहुत दूर है, और हिली एरियाज मतलब पहाड़ों पर जो बिजनेस बसे हुए हैं वहां तक सरकार अपनी फैसिलिटी नहीं पहुंचा पाती, तो उन्होंने बोला है कि भैया हम गवर्नमेंट यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं कुछ ऐसा काम तो गवर्नमेंट तक के पास आइए, उन्हें बताइए, हम आपको लैंड या पावर या वाटर कंसेशन रेट पर देंगे, मतलब फ्री नहीं देंगे लेकिन आपको बहुत कम रेट पे प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद बोला कि हम टैक्स एग्जम्प्ट कर देंगे, मतलब छूट देंगे टैक्स में, ज्यादा नहीं लेकिन 5 से 10 साल स्टार्टिंग के जो बिजनेस के होते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी, ये पूरे समय के लिए आपको टैक्स फ्री नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ वो वाटर टैक्स, लैंड टैक्स, ये सब कुछ मना कर देंगे। नो ऑक्ट्राइज और भी लेवल के जो टैक्सेस होते हैं, चुंगी नाका वगैरह, ये सब चीजों के टैक्सेस वगैरह भी आपको छोड़ दिया जाएगा अगर आप स्मॉल बिजनेस में आते हो तो। रॉ मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दे दिया जाएगा, और बहुत आसानी से आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। ये था पूरा स्मॉल बिजनेस को कैसे सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी बातें इस चैप्टर में कवर हुई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।